नमस्कार, मैं मानवेंद्र बरथवाल सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं पहुंचा हूं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय जनपद रुद्रप्रयाग में। और मेरा पहुंचने का ये आशय है कि इस विभाग के द्वारा जनहित में कितनी योजनाएं संचालित की जाती है और उन योजनाओं से कौन कौन पात्र और लाभार्थी होते हैं और कब किस योजना में उनको लाभ दिया जाता है, ये जानते हैं। यहाँ पे हमारी समाज कल्याण अधिकारी मैम हैं श्रीमती सुनीता अरोड़ा जी, जानते हैं उन्हीं से विश्लेषण से। मैडम, नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार। बैठ सकते हैं मैडम? बिल्कुल बैठिए। मैडम, चूंकि हम पहाड़ी प्रक्षेत्र के लोग हैं तो और सरकार के द्वारा यहाँ 21 स्कीमें जो प्रायोजित की जाती हैं, अमूमन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उन स्कीमों के बारे में पता नहीं होता है कि कौन सी स्कीम कैसे और कौन उसके पात्र होते हैं, तो इनके बारे में आप अवगत कराओगे क्या? जी बिल्कुल। देखिए, समाज कल्याण सभी जनपद वासियों को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। बाकी मैं कहना चाहूंगी कि समाज कल्याण एक ऐसा विभाग है जो समाज के हर एक तबके से और खासकर से जो निचला तबका है उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारी स्कीम्स भी बहुत सारी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो मुख्य स्कीम्स हैं जो जिसका सब लोग जनरली पब्लिक जो लाभ लेती है, ठीक है, पर किसी जानकारी जिनको नहीं होती जानकारी या फिर लाभ मिल सकता है आसानी से पर जानते ही नहीं है कि ऐसी स्कीम है भी, ठीक है, तो उनके बारे में मुख्यतः बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले जो है हमारे जनपद में कुछ पेंशन स्कीमें हैं। तो मुख्य जो होती है हमारी 60 वर्ष से जो ऊपर के उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन है। तो इसका जो मेन मानक रहता है वो ये है कि जो आवेदक है उसकी आय या तो 4000 मासिक से कम होनी चाहिए या फिर बीपीएल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो ये हो गई हमारी वृद्धावस्था पेंशन। इसी तरह हमारी दिव्यांग पेंशन है, जिनकी भी सीएमओ द्वारा उनको निर्गत किया जाता है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। 40% से ऊपर दिव्यांगता है तो उनको दिव्यांग पेंशन जो है 1500 रुपए मासिक मिलती है। इसमें भी आय का मानक है 4000 या फिर बीपीएल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अब ये दिव्यांगता पेंशन है उसके अंतर्गत 3 और पेंशन है जो शायद लोगों को ना पता हो। एक है जो 18 से कम की जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी भरण पोषण भत्ता दिया जाता है 700 रुपए का। तो अगर उनकी दिव्यांगता है 40% से ऊपर तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरी है हमारी तीलू रोतेली पेंशन, जिसमें यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग हो गया है कृषि कार्य करते समय और उनकी दिव्यांगता 20 से 40% के बीच में है तो वो तीलू रोतेली पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा है इसमें हमारी बौना पेंशन। यदि कोई व्यक्ति जिनकी जो हाइट है वो 4 फीट से कम है, इसमें आय का कोई मानक नहीं है, बस आयकर दाता नहीं होने चाहिए, तो उनको भी बौना पेंशन जो है के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत हो गई। जो हमारी तीसरी पेंशन हो गई वो होगी किसान पेंशन। तो ऐसे जो हमारे कृषक हैं जनपद के, जिनकी जो भूमि है स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं, आयु 60 वर्ष से अधिक है और जो भूमि है 2 हेक्टेयर से कम है, इसमें भी आय का मानक नहीं है, तो वो भी जो है कृषक पेंशन या किसान पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे जनपद में प्रोबेशन विभाग से चलती हैं योजनाएं, 2 पेंशन योजनाएं हैं, एक परित्यक्ता पेंशन और विधवा पेंशन। उनके बारे में भी मैं संक्षेप से बता देती हूँ क्योंकि उसका भी जो बजट होता है वो समाज कल्याण विभाग से ही प्राप्त होता है। तो विधवा पेंशन, यदि कोई विधवा महिला है, पति की मृत्यु हो गई है, अगेन 4000 मासिक आय या फिर बीपीएल होना चाहिए। और परित्यक्ता पेंशन, यदि कोई महिला ऐसी है जिनके पति मानसिक रूप से बीमार है या फिर पति छोड़कर चले गए हैं, ऐसी बहुत सी महिलाएं हम देखते हैं गांव में। स्थिति में जो डाइवोर्स का जो प्रमाण पत्र होता है वो आवश्यक है। हाँ जी, वो प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की जो नकल है, क्योंकि अब वो अपने मायके में रह रही होंगी या अलग रह रही होंगी जो भी है, तो वो सारे जो कागज है वो सब लगते हैं। तो ये हमारी हो गई मुख्य पेंशन योजनाएं। इसके अलावा जो हमारी 2-3 मुख्य योजनाएं जो चलती हैं, एक है पारिवारिक लाभ योजना। इसमें क्या है कि यदि परिवार का जो मुख्य कमाऊ व्यक्ति है उसकी अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 20,000 जो है एक मुश्त लाभ दिया जाता है। इसमें बस बीपीएल जो है केवल उसको मिलता है, इसमें आय का मानक नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, वहां पर केवल बीपीएल ही स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा है हमारी कुछ शादी योजनाएं, शादी अनुदान योजनाएं। तो हमारे ऐसे जो अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उनकी पुत्री के लिए, जिनकी 4000 से मासिक आय कम हो या फिर बीपीएल हो या अंत्योदय हो, तो पुत्री के विवाह के लिए 50,000 की धनराशि दी जाती है। इसमें विवाह का जो प्रमाण पत्र है वो मैंडेटरी है, तो शादी के बाद प्रमाण पत्र बनवाने के बाद वो आवेदन कर सकते हैं और उसी वित्तीय वर्ष में करना होता है आवेदन।
ऐसा नहीं कि शादी पिछले साल हुई तो इस साल आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो एक ये हो गया। दूसरा, जो भी हमारी विधवा महिलाएं हैं तो उनको भी हम उनकी बेटी की शादी के लिए विधवा पेंशन जो प्राप्त कर रही है, बेटी की शादी के लिए 50,000 का अनुदान दिया जाता है कि यदि परिवार का जो मुख्य कमाऊ व्यक्ति है उसकी अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 20,000 जो है एक मुश्त लाभ दिया जाता है। इसमें बस बीपीएल जो है केवल उसको मिलता है, इसमें आय का मानक नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, वहां पर केवल बीपीएल ही स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा है हमारी कुछ शादी योजनाएं, शादी अनुदान योजनाएं। तो हमारे ऐसे जो अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उनकी पुत्री के लिए, जिनकी 4,000 से मासिक आय कम हो या फिर बीपीएल हो या अंत्योदय हो, तो पुत्री के विवाह के लिए 50,000 की धनराशि दी जाती है। इसमें विवाह का जो प्रमाण पत्र है वो मैंडेटरी है, तो शादी के बाद प्रमाण पत्र बनवाने के बाद वो आवेदन कर सकते हैं और उसी वित्तीय वर्ष में करना होता है आवेदन। ऐसा नहीं कि शादी पिछले साल हुई तो इस साल आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो एक ये हो गया। दूसरा, जो भी हमारी विधवा महिलाएं हैं तो उनको भी हम उनकी बेटी की शादी के लिए विधवा पेंशन जो प्राप्त कर रही है, बेटी की शादी के लिए 50,000 का अनुदान दिया जाता है। फिर ये तीसरी योजना जो, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। यदि हमारे जिस कपल की शादी हो रही है उसमें पति पत्नी या दोनों में से कोई भी दिव्यांग है तो भी उनको 25,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है। इसमें आय का भी मानक नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स ना देते हो। ठीक है। और तो जैसा कि अभी तक आप सुन पाए हैं कि कई सुविधाएं या जो कई पेंशन ऐसी हैं जिनसे वास्तव में जनता रूबरू नहीं है, और मैडम यहाँ पे बता रही है। इसके अलावा और जानते हैं कि और कौन कौन सी स्कीमें यहाँ पे उनके द्वारा संचालित की जाती है जनपद में। और मैडम कौन सी स्कीमें हैं और है? मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए बताऊंगी। एक हमारी शादी अनुदान की एक और योजना है अंतर जातीय विवाह। तो इसमें भी अगर दोनों में से पक्षों में से कोई एक अनुसूचित जाति के हैं और एक सामान्य या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो अंतर जातीय विवाह अनुदान इसमें दिया जाता है 50,000 का। इसके अलावा हमारी एक अटल आवास योजना चल रही है जो ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनका अपना घर नहीं है, तो उसमें भी वही आय का मानक है 4,000 का, तो 1,30,000। जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें सर्वे होता है, तो अगर कोई उसमें कवर नहीं हो पाए हैं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, अपना घर नहीं है, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, स्वयं की भूमि होना अनिवार्य है घर बनाने के लिए। तो ये हमारी जो है मुख्य योजनाएं हो गई। योजनाएं और भी है कुछ कुछ, बट जिनका प्रमुख रूप से लोगों को, जैसे पुरोहित पेंशन वगैरह है तो वो इतना यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बट ये मुख्य योजनाएं हैं। इसमें मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों को कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जो हम अभियान भी चला रहे हैं बताना चाहूंगी। एक तो ये कि 28 नवंबर से यानी कि 2 दिन पहले से हमने पूरे जनपद में एक अभियान शुरू किया है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में कि पेंशन संतृप्तिकरण अभियान। तो हम गांव-गांव जाकर शिविर लगा रहे हैं। हमने क्लस्टर बनाए हैं जिसका पूरा रोस्टर भी पब्लिश किया है हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो वहाँ जो व्यक्ति है आकर अपनी पेंशन लगा सकते हैं। वहाँ पर सीएससी सेंटर वाला भी जा रहा है अगर उनको कोई प्रमाण पत्र चाहिए। वहाँ पर हमारे राजस्व उप निरीक्षक भी जा रहे हैं ताकि उनका आय प्रमाण पत्र बन जाए। वहाँ पर हमारे ग्राम विकास अधिकारी भी जा रहे हैं बीपीएल प्रमाण पत्र के लिए, और साथ ही हमारे जो एडीओ पंचायत है, क्योंकि उसमें खुली बैठक का प्रस्ताव लगता है तो उनकी संस्तुति के लिए, तो हाथ के हाथ उनके सारे काम हो जाएंगे। तो ये पूरे जनपद में हमारा अभियान चल रहा है। तो आप या तो हमारे विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर में भी हमने इसकी सूचना प्रकाशित की है कौन से गांव में किस दिन शिविर लग रहा है। ये लगभग 15 जनवरी 16 जनवरी तक हमारे हर ब्लॉक में शिविर चल रहे हैं, तो वहां से वो अपना पेंशन लगवा सकते हैं। अन्य योजना के लिए भी ऑफकोर्स वहां पर आवेदन कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं बताना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हमारी जो पेंशन है हर महीने दी जाती है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ लोग हैं जिनकी पेंशन टाइम से नहीं पहुंच पाती है। उसका मैं कारण बताना चाहूंगी कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो खाता है वो सीबीएस बैंक में नहीं है। जैसे मिनी बैंक हो गए, सहकारी बैंक हो गए, या पोस्ट ऑफिस के कुछ ऐसे अभी तक ब्रांचेस है जहाँ पर सीबीएस इनेबल नहीं है, तो उनको जो पेंशन है वो ऑनलाइन नहीं जा पाती है, तो उसमें समय ज्यादा लगता है, हमें अलग से उसके लिए चेक काटना पड़ता है। और इसमें देखिए सरकार ने कोई व्यवस्था बनाई है ऑनलाइन, तो उससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे और विभाग और जनता दोनों को लाभ हो। तो इसलिए मेरा उन सभी जो हमारे पेंशनर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि यदि आपका खाता सीबीएस बैंक में नहीं है तो कृपया एक सीबीएस बैंक में खाता खुलवाकर वो हमें उपलब्ध करा दीजिए। आपकी पेंशन बिल्कुल समय से टाइम से आती रहेगी, और आने वाले समय में हो सकता है हम जो नॉन सीबीएस खाते हैं उनको शायद उपलब्ध ना भी करवा पाए पेंशन। तो ये आपका कहने का अर्थ ये है कि हमारे तरफ से तो बजट चले जाता है, लेकिन आपकी बैंकिंग की जो सुविधा है उसके निमित्त आपको कठिनाई झेलनी पड़ती है। बिल्कुल। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत से लाभार्थी ऐसे हैं कि उनका सीबीएस बैंक में है ऑलरेडी खाता, पर उन्होंने हमें जो खाता प्रोवाइड किया हुआ है वो नॉन सीबीएस वाला है।
तो अगर आपके पास सीवीएस खाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप हमें उपलब्ध करा दीजिए। पर यदि नहीं है तो एक खुलवा कर, आजकल तो हर जगह हमारी ब्रांचेस हैं और किसी सहयोग की आवश्यकता है तो समाज कल्याण विभाग उसके लिए तत्पर है। ठीक है, तो आप हमें अवगत कराइए। सीबीएस बैंक खाता जो है आपका, आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमें साइन करके भेज सकते हैं। आपकी पेंशन में हम वो अपडेट कर देंगे। मैडम, चूंकि ये जनपद छोटा सा जनपद है तो मोटा मोटी जैसे है कि अधिकांश आपके पास कौन से लाभार्थी हैं? सबसे ज्यादा जो हमारे लाभार्थी वृद्ध पेंशन के हैं। वृद्धा पेंशन के हैं, और उसके बाद हमारे हैं विधवा पेंशन के हैं, दिव्यांग पेंशन के लगभग 2300 लाभार्थी हैं, किसान पेंशन के लगभग 800 लाभार्थी हैं। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि मैडम ने विस्तार पूर्वक बताया है कि कौन सी पेंशनें और कितनी पेंशनें यहाँ से संचालित होती है और उनके जो यहाँ से बजटिंग का सिस्टम है वो किस प्रकार से कहाँ जाके अवरुद्ध होता है। अमूमन गांव की जो महिलाएं होती है वो बैंक तक आ जाती है, लेकिन अपने जो जैसे मैडम ने बताया कि बैंक खाता प्रॉपर न होने के कारण उनकी पेंशन उनके खाते में जमा नहीं हो पाती है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद मैडम, आपका नवक्रांति समाचार में ये जानकारी देने का। नमस्कार।